Hello and welcome back once again in another session of statistics. After completing the concept of standard deviation in case of individual series and in case of discrete series, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक सेशन। तो देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो देखो, जिस तरह से मैंने डिस्क्रीट सीरीज के केस में आपको एक छोटा सा टेबल शो किया था, बिल्कुल इसी तरीके से ही यहाँ पर भी मैंने शो किया है ताकि आपको आपके ये फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएं। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमने ये कुछ फॉर्मूले किए थे। इस बार मैंने इस टेबल में वो येट अनदर मेथड नहीं बनाया है क्योंकि आगे फर्दर डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में स्टेप डेविएशन मेथड तक ही यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने येट अनदर मेथड वाला कॉलम नहीं बनाया है इस बार। तो डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है इंडिविजुअल के केस में, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और कब अप्लाई करना है ये भी बहुत अच्छे तरीके से सीखा। बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देखे थे। और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले किस तरह से थोड़े से डिफरेंट थे इंडिविजुअल सीरीज के कंपैरेटिवली, ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रीट सीरीज वाले सेशन में समझा था। तो अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो काइंडली जल्दी से सेशंस सारे के सारे इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपके पास लिंक अवेलेबल है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो काइंडली जरूर चेक कीजिए ताकि आपको भी बहुत ही इजीली फॉर्मूले बनाने आ जाएं। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैंने डू लिखा है, मतलब जो ऊपर ये फॉर्मूले मैंने डिस्क्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, बिल्कुल यही फॉर्मूले हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में भी यूज करेंगे। लेकिन मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है। वो नोट क्या है? मिड वैल्यूज आर टू बी कैलकुलेटेड। तो देखो, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में ये स्मॉल एम, मिड वैल्यूज को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, जो कैपिटल एम होता है वो मीडियन का साइन होता है, तो इसलिए ये स्मॉल एम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद यही फॉर्मूले यूज होंगे। क्यों? क्योंकि जो डी फॉर डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो इसी m की मदद से फिर कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे? जैसे अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो देखो, डायरेक्ट मेथड में आपको बताया जा चुका है बहुत बार कि ये जो डायरेक्ट मेथड होता है ये एक्चुअल मीन से जब डेविएशंस निकालते हैं तब कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए इस केस में, डायरेक्ट मेथड के केस में, हमें एक्चुअल मीन निकालनी पड़ेगी। और आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि एक तो डायरेक्ट मेथड ये वाला होता है FM, समेशन FM डिवाइडेड बाय समेशन F, या आप किसी और मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात, इस मीन को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने डायरेक्ट मेथड किया हुआ है, जो हमने शॉर्टकट मेथड किया हुआ है, जो हमने स्टेप डेविएशन मेथड किया हुआ है, आप इन तीनों में से, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि मैं डायरेक्ट से आपको सॉल्व कर बताती हूँ, लेकिन आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट मेथड के केस में जो ये d कैलकुलेट किया जाता है वो d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। मतलब एज्यूम्ड मीन हमें यूज करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको मैंने शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड्स के बारे में बताया था तो आपको ये बताया था कि जो d होता है वो एज्यूम्ड मीन के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब इन दोनों मेथड्स में हमें ये फॉर्मूले यूज कर एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम एज्यूम्ड मीन के सहारे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा?
अगर हमारी सीरीज ये इस तरह से हो 10 to 20 या 20 to 30, तो ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम्ड मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से मैं आपको याद दिलवा दूं, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज वाले चैप्टर में, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो एम कैलकुलेट कर फिर कैलकुलेट किया जाता है, ये एज्यूम्ड मीन। तो चलिए आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस ट्राई कर देखते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन यानी कि मानक विचलन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कि आपको मार्क्स दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 से लेकर 80 to 90 तक ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19, 3, 2, 49, 24, 2, 0 एंड 1 दिए हुए हैं, जिनका समेशन जो है वो 100 है। अब देखिए, हमने अभी अभी क्या कहा कि आपको अगर डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो आपको एक्चुअल मीन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डायरेक्ट मेथड होता है वो एक्चुअल मीन के जरिए निकलता है, जैसा कि अभी अभी आपको यहाँ मैंने समझाया। तो एक्चुअल मीन कैलकुलेट कर लीजिए। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ लिखा भी है एनी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, लेकिन मैंने डायरेक्ट मेथड ही यूज किया है। डायरेक्ट मेथड जब यूज किया तो मुझे डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए मीन का फॉर्मूला पता है कि समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ होता है। समेशन एफ मुझे 100 पता है। एफ और एम की अब मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 15। बिल्कुल इसी तरीके से 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 25। तो सभी का इसी तरह से करेंगे। आपको पता है कि ये वाली लोअर लिमिट्स होती हैं और ये इधर वाली अपर लिमिट्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम एफ एम कैलकुलेट कर उसका समेशन कर लेंगे। अब जब समेशन कर लिया तो आपको फिर से क्या आ गया हमारे पास आंसर, हमारे पास जो आंसर आया वो पॉइंट्स में आया है, मतलब हमारी एक्चुअल मीन पॉइंट्स में आई है। और मैंने आपको क्या समझाया था कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो डायरेक्ट मेथड होता है वो तब इस्तेमाल करना होता है जब हमारी एक्चुअल मीन पॉइंट्स में ना आई हो। जब पॉइंट्स में हो तो कैलकुलेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो हमें नहीं यूज करना चाहिए ये। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें आगे फर्दर फिर अब क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अब मुझे ये तो पता चल गया कि डायरेक्ट मेथड तो मैं यूज कर नहीं सकती हूँ, तो इसका मतलब अब मुझे अपनी सीरीज को कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि मैं शॉर्टकट मेथड का यूज करूं या स्टेप डेविएशन का, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया, मिड वैल्यूज, क्योंकि मुझे मिड वैल्यूज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी के जरिए एज्यूम्ड मीन निकाला जाएगा। तो मैंने एम ही लिखा है, मैंने क्लास इंटरवल्स नहीं लिखे। एम यानी कि मिड वैल्यूज लिख लिया। फ्रीक्वेंसी जो अभी अभी आपको शो की थी बिल्कुल उसी तरीके से रिपीट कर ली यहाँ पर। अब देखिए, अब हम डी कैलकुलेट करेंगे, विचलन कैलकुलेट करेंगे, डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, जो कि शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन दोनों मेथड्स के केस में ही m-a लिख कर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज के केस में x-a कर कैलकुलेट करते थे। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इसलिए यहाँ पर x की जगह किसने ले ली है, m ने ले ली है। स्मॉल m याद रखना, कैपिटल M नहीं लिखना गलती से भी, तो स्मॉल m माइनस कैपिटल A फॉर एज्यूम्ड मीन। तो मैंने 45 लिया एज्यूम्ड मीन, डी कैलकुलेट किया जो बहुत ही आसानी से आपको पता चल रहा है। 15 - 45, 25 - 45, 35 - 45, बिल्कुल इसी तरीके से 45 - 45, देन 55 - 45, कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब मुझे फिर से देखने में पता चल रहा है कि मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकती हूँ, लेकिन फिर से दोबारा से एक बार ध्यान से सुन लो कि ये मेथड इस तरीके से सोचना कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं,
ये आपने तब अप्लाई करना है अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाए कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बकायदा मेथड भी लिखा हुआ है कि आपने शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करना है या स्टेप डेविएशन का ही इस्तेमाल करना है, तो आपको ना तो वो एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना ही आपको इस तरह से सोचने की जरूरत है। आपको जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई कर कर सॉल्व कर देना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल किया, तो सी कैलकुलेट किया मैंने, सी 10 है कॉमन फैक्टर, देन डी डैश कैलकुलेट किया, इन सबको 10 से डिवाइड कर कर इसका स्क्वायर भी कर लिया, तो मैंने एफ डी डैश और एफ डी डैश स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फॉर्मूले में ये यूज होंगे। फिर हमने जब इनका समेशन कैलकुलेट किया तो एफ डी डैश की कैलकुलेशन समेशन मेरे पास माइनस का 33 आ गया और एफ डी डैश स्क्वायर जो था वो 233 आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब ये कौन सा मेथड था, ये था स्टेप डेविएशन मेथड, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ लिख लिया, स्टेप डेविएशन। फिर स्टेप डेविएशन के अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने उसे फिल कर लिया। फिल करने के बाद ये देखो इसे सॉल्व किया, इसे मैंने पॉइंट्स में कवर कर लिया, देन कन्वर्ट कर लिया, देन फिर से यहाँ पर भी पहले कन्वर्ट कर लिया, फिर स्क्वायर कर लिया, या जैसे मर्जी कर लो कि पहले कैलकुलेट कर लो, डबल कर लो, मतलब स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद डिवाइड कर लेना, तो फिर भी यही आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे और रूट कैलकुलेट करेंगे तो बाहर ये सी अभी भी है जो कि 10 था, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो 14.90 आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये वो 20th क्वेश्चन था जो मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करवाया है। देखिए 14.90 ही आंसर भी दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं वो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है जिसे हमने सॉल्व करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हम आज करेंगे वो मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 255 पर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। और बहुत ही ध्यान से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है। दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि हिंदी में कहते हैं एंड इंग्लिश में इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्योंकि मुझे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है तो मुझे एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, और एज्यूम्ड मीन जो है वो m के जरिए निकलेगा। तो मैंने मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। मिड वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद क्या किया, मैंने d कैलकुलेट किया। एक और बात बताती हूँ, देखो जो d कैलकुलेट करना होता है तो कौन सा एज्यूम्ड मीन ले। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि आप कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लो, आंसर जो है वो सही आएगा, लेकिन एज्यूम्ड मीन भी सोच समझकर लिया जाना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे फर्दर जो है वो आसान रहे। तो वो एज्यूम्ड मीन बेसिकली ना ऐसा होना चाहिए जिसमें आधे पॉइंट्स जो हैं, मतलब वो हमारी सीरीज को आधा आधा बांटने वाला एक तरीके से होना चाहिए, मिड वाला पॉइंट होना चाहिए एक तरीके से। जैसे यहाँ पर जो मैंने लिया वो 55, इसके ऊपर भी 3 वैल्यूज हैं और इसके यहाँ नीचे भी 3 वैल्यूज हैं, और क्योंकि इसमें इनमें डिफरेंस जो था वो सेम सा ही था, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो जाती है। मतलब कई बार होता है ना कि आपको जो सीरीज दी होती हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दी होती, लेकिन फिर भी आपको देखकर सोच समझकर एज्यूम्ड मीन सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपकी जो आगे कैलकुलेशंस है ना उसमें आधे माइनस के आ जाएं लगभग और आधे जो है वो पॉजिटिव आ जाएं, ताकि आगे कैलकुलेशंस करना आसान हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 55 को एज्यूम्ड मीन लिया और डेविएशन कैलकुलेट कर दी। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद मुझे स्टेप डेविएशन मेथड कहा गया है, तो मैंने डी डैश भी कैलकुलेट कर लिया। डी डैश कैलकुलेट करने के बाद सेम वही डी डैश का स्क्वायर कर दिया और एफ
डी डैश और एफ डी डैश स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद देखिए ये एफ का टोटल था 542 क्योंकि ये यूज होगा। देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिए। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप फॉर्मूला भी लिखोगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने जस्ट मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए यू कैन सी कि हमारा आंसर बिल्कुल वही आ रहा है जैसा कि आपको क्वेश्चन में शो किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में भी कितना आसान है कैलकुलेशन करना ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर कवर हुआ। अब आपको अगर याद हो तो हमने जब ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में सुना था, समझा था, तो हमने एक तो रिलेटिव मेजर का नाम सुना था और एक एब्सोल्यूट मेजर के बारे में पढ़ा था। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आज आपको इसका छोटा सा हिंट प्रोवाइड करूंगी। देखिए अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है दैट वाज एब्सोल्यूट मेजर। वो एब्सोल्यूट मेजर के अकॉर्डिंगली कवर किया जा रहा था कि जिस यूनिट में हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं हम उसी यूनिट के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब जो हमने कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करना है, गुणांक के बारे में स्टडी करना है, वो रिलेटिव मेजर के अंडर कवर किया जाता है जिसे सापेक्ष माप कहते हैं। अब अगर आपको याद हो वेरी फर्स्ट सेशन तो हमने ये पढ़ा था कि जो ये रिलेटिव मेजर्स होते हैं उन्हें जब हम या तो अपने कोफिशिएंट को रेशो की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के कोफिशिएंट्स हैं, अगर मैं रेशो वाली बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन उसे बोला जाता है और उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, ये किसका साइन है? मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल मीन का साइन है। मतलब अभी तक हमने चाहे शॉर्टकट मेथड का यूज किया, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया, हम सिर्फ एक बार डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कर कर देखते थे कि अगर पॉइंट्स में आता है तो हम आगे फर्दर डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आता है तो आपको एक्चुअल मीन तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड से ही क्यों ना कैलकुलेट करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से ही क्यों ना कैलकुलेट करो, लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है तो आपको साथ में ये एक्चुअल मीन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिना इसके ये नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। ये तो था इसका रेशो वाला रूप। अगर मैं कोफिशिएंट की परसेंटेज वाली फॉर्म की बात करूं तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये परसेंटेज वाला फॉर्म होता है उसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यही फर्क है ना कि इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं था लेकिन इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो ये एक रेशो वाला रूप था कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। ज्यादातर यही आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया होता है, ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आपको अगर परसेंटेज फॉर्म पूछा जाए या आपको सिंपली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करने के लिए अगर कहा जाए तो आप साथ में 100 अटैच कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। परसेंटेज की फॉर्म में अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर दोगे तो उसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये हल्का सा ओवरव्यू आपको आज वाला समझ में आ गया। अब हम
जो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड होंगे और फिर हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एब्सोल्यूट मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलेटिव मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से ये कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।